हाँ, तो आप समझ गए होंगे बैकड्रॉप देखकर आज किसकी बात होगी। तेज गर्मी की बात होगी और हीट वेव से जो पूरा उत्तर भारत परेशान है उसको लेकर बात होगी। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में गर्मी अपना कहर बरपा रही है। तेज लू के थपेड़ों से आम जनजीवन हलकान है। भीषण गर्मी ने देश में 60 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। अकेले राजस्थान में लू से 19 लोगों के मारे जाने की खबरें आपने देखी और सुनी होंगी। आगे भी कई राज्यों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी है। यहां तक कि असम जैसे राज्य में भी पहली बार लू की चेतावनी दी गई है। झुलसाते तापमान के बीच 25 मई से 9 दिनों के लिए नौतपा शुरू हो गया है, जिसमें 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान के पहुंचने के आसार हैं। हालांकि राजस्थान में पहले से कुछ जिलों में पारा अर्धशतक लगा चुका है। रिकॉर्ड तोड़ते पारे को अब कहें कि लोगों की जान पर आफत बनाई है। हीट वेव से कौन कौन सी बीमारियां लोगों को चपेट में ले रही हैं, किन लोगों को ज़्यादा खतरा है, किस इंसान को कौन सी शारीरिक दिक्कत पेश आ सकती है, हार्ट से लेकर बीपी, शुगर, डायबिटीज़ और बाहर स्किन तक की सारी समस्याओं पर आज हम बात करेंगे। किस तरह से लोगों को बचना चाहिए और क्या डॉक्टर्स की राय उनको है। ख़ास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, 4 डॉक्टर हमारे साथ होंगे और उनका रुख करें उससे पहले आपको ग्राफिक्स के ज़रिए समझा देते हैं हीट वेव के बारे में। तो समझे हीट वेव क्या है। जब तापमान औसत से 2 दिनों तक ज़्यादा रहे, ज़्यादा गर्मी पड़े तो उसे हीट वेव कहा जाता है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री हो जाए तो लू चलने लगती है। तापमान 47 डिग्री से पार हो जाए तो खतरनाक लू मानते हैं। नौतपा शुरू हो गया है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है और इस दौरान ही सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं लोग। अगला ग्राफिक दिखाएंगे। हीट वेव कब खत्म होती है, कब शुरू होती है। उत्तर भारत में खासतौर पे मार्च में शुरू होती है, जून तक चलती है। इन दौरान गर्म हवाएं चलती हैं और मई का महीना जो अभी मई महीना चल रहा है ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और फिर मध्य भारत में आपको कहें कि बारिश के बाद और जुलाई के बाद हीट वेव धीरे धीरे सबसाइड होकर ख़त्म होती है। तो ये जो महीना चल रहा है नौतपा है और ख़ासतौर पर हीट वेव का एक पीक है। नेक्स्ट ग्राफिक। तो मार्च से जून महीने के दौरान तेज़ गर्म हवा चलती है। हीट वेव से सबसे ज़्यादा मौतें अब तक भारत में हुई हैं। बीते 30 सालों में अगर देखें तो जो मौतें हुई हैं उनमें 20% से ज़्यादा आंकड़ा भारत में है। पिछला साल 2000 सालों में सबसे ज़्यादा गर्म साल था और ग्लोबल वार्मिंग इसके लिए जिम्मेदार है। 2050 तक ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे हालात और इस साल देश में अब तक 60 जानें गई, 19 लोगों की जान सिर्फ राजस्थान में गई है। तो 1.5 लाख मौतें हीट वेव से 30 सालों में हुई है। तो नेचर जनरल के मुताबिक 2023 सबसे गर्म साल रहा और ग्लोबल वार्मिंग इसके लिए जिम्मेदार है। तो रिकॉर्ड तोड़ते पारे से लोगों की जान पर आफत बनाई है। क्या सिम्टम्स हैं आपने सुना होगा अभी, हीट स्ट्रोक के बारे में, हीट शॉक के बारे में, हीट एग्जॉशन के बारे में। इन सब को लेकर इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, किस तरह से लक्षणों को पहचानें और कैसे बचाव करें। 4 खास डॉक्टर्स मेरे साथ मौजूद होंगे। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होंगे, गैस्ट्रोएंट्रो से जुड़े डॉक्टर होंगे, डर्मेट भी होंगे और हमारे साथ न्यूरोलॉजिस्ट भी मौजूद होंगे। तो हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर्स मौजूद हैं। प्रोफेसर एसवी मधु, डायरेक्टर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल से हैं। वहीं पर डॉक्टर भावना शर्मा, एचओडी न्यूरो, एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से हमारे साथ इस वक्त में लाइनअप हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सौम्या सचदेवा, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं दिल्ली से। अब तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रोफेसर मधु आपके पास आना चाहूँगा। अब लोगों में काफ़ी परेशानियां, लोग समझना चाह रहे हैं कि हीट वेव से, क्योंकि घबराने वाली खबरें आती हैं कि इतनी जानें चले गई, इतना टेम्परेचर है, सारी नेगेटिव न्यूज़ सुनते हैं। लेकिन लोगों को असल में घबराने के बजाय समझने की भी ज़रूरत है, एहसास करने की ज़रूरत है कि क्या हीट वेव का क्या रिएक्शन शरीर पे किस तरह से होता है, कितने समय में होता है। मैं मोटे तौर पर आपसे समझना चाहूँगा, कब माना जाए कि हीट वेव शरीर की चपेट में आने वाला है, कितनी देरी तक गर्मी में रहने से सब हो सकता है। थोड़ा विस्तार से आप आसान भाषा में लोगों को समझा सकें। नमस्कार। ये सही बात है कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे आपने दिखाया भी अपने कि जब टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अब जैसे 45 क्रॉस कर रहा है और लगातार हीट वेव चल रही है, तो ये रिस्क तो हीट के जो बुरे परिणाम है वो शरीर पे तो होते ही हैं, उसका रिस्क बढ़ जाता है।
और रिस्क खास कर ये देखा गया है कि या तो बहुत छोटे बच्चे हों या एक्सट्रीम्स ऑफ एज जिसको हम कहते हैं, या बुजुर्ग लोग हों, 65 साल के ऊपर उम्र हो किसी की, तो इनका रिस्क सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उनके शरीर उस तरीके से एडजस्ट हो नहीं पाता। गर्मी में जब बिल्कुल ओपन में हो या ऐसे कंडीशंस हो कि टेम्परेचर ज्यादा और साथ साथ मॉइस्चर भी ज्यादा हो, वो सबसे ज्यादा कहते हैं कि ऐसे वातावरण में हीट के जो इफेक्ट्स हैं, जैसे हीट एग्जॉशन आपने कहा या हीट स्ट्रोक का, उसकी संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि शरीर नॉर्मली, शरीर का रिएक्शन ये होता है कि जब हीट बढ़ती है तो शरीर अपने बॉडी से अपना सिस्टम ऐसे तय करता है कि वो गर्मी निकल जाए, तो खून के दौरा स्किन की ओर ज्यादा बढ़ता है, फिर उसके पसीने ज्यादा आते हैं, तो उससे वो हीट धीरे धीरे डिसिपेट हो जाता है और एटमॉस्फेयर में चला जाता है और शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और अगर पसीने ज्यादा हो और हवा ना चले या बाहर ज्यादा मॉइस्चर हो, तो वो इतना जो पसीने जो छूटे हैं वो फिर एवेपोरेट होके कूलिंग नहीं देता शरीर को, तो इसलिए फिर बॉडी की टेम्परेचर बढ़ती चली जाती है। और कई बार ये देखा गया कि अगर बाहर का तापमान बहुत ज्यादा हो तो आधा घंटा, 1 घंटा 2 घंटा भी अगर आप गर्मी में काम करें, एक्सरसाइज भी करें और भी चीजें, रिस्क फैक्टर्स आपको हों, तो अचानक आपको ये हीट एग्जॉशन या हीट क्रैम्प्स, पहले हीट क्रैम्प्स होंगे, कभी फिर हीट एग्जॉशन होगा, या और भी सीवियर अगर हो जाए तो हीट स्ट्रोक भी होता है, जिसके लिए इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। प्रोफेसर मधु, एक सवाल जो लोगों के जहन में इस वक्त पे निश्चित रूप से हुआ, पिछले दिनों खबर आई खुद बॉलीवुड के अभिनेता शाहरुख खान को लेकर, लोग अचंभे में थे कि जब इतने लोग प्रोटेक्शन के साथ में रहने वाले, तमाम एहतियात बरतने वाले लोगों के साथ में हीट स्ट्रोक जैसी समस्या हो सकती है, तो आम इंसान के साथ तो कुछ भी इस तरह की घटना घट सकती है हाई टेम्परेचर्स को लेकर। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि कितने समय तक के लिए लोग बाहर निकलें, कब ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, कोई समय स्पेसिफिक, या फिर सिर पे सीधी धूप आए, या क्या इस तरह का आप लोगों को थोड़ा और बता सकें? हाँ जी, हाँ जी, इसमें ऐसा है कि कितना समय वो एग्जैक्ट हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा कि जैसे मैंने कहा कि बुजुर्ग हो या बच्चे हों या कोई रिस्क, किसी को ऑलरेडी रिस्क हो हीट के बुरे असरों का, फॉर एग्जांपल कोई उनको ज्यादा मोटापा हो या डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट की तकलीफ हो, तो इन सब में ये देखा गया है कि रिस्क हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन की बढ़ जाती है। और जो अपने आप को जो फिट रखते हैं और जो एथलेटिक हैं, उनमें कम रिस्क होता है। आपने शाहरुख खान का जिक्र किया, वैसे तो उस तरीके से तो वो फिट हैं, लेकिन अगर आप ऐसे लोग भी अगर लंबे समय तक, ऐसे कोई फिक्स ये नहीं कि मतलब 1-2 घंटे या 4 घंटे ही चाहिए, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, गर्मी पे, बाहर के मॉइस्चर पे और खुद का जो सिचुएशन। अगर वो डिहाइड्रेटेड पहले से हैं, ज्यादा कुछ ले नहीं रहे, तो जल्दी से इफेक्ट होगा। तो ये कई फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हीट का इफेक्ट होता है। और मुझे लगता है कि जो शाहरुख खान को हुआ, जैसे ये तो फिट होने के बावजूद और बुजुर्ग, बहुत ज्यादा बुजुर्ग ना होने के बावजूद, हीट के इफेक्ट्स इसलिए हुए हैं क्योंकि लंबे समय तक वो रहे, वो शायद मैच में या और इसमें वो ओपन में थे, तो इसलिए उनको गर्मी का इफेक्ट उनको भी आना पड़ा। लेकिन अगर वैसे जैसे पुलिस का आप दिखा रहे हैं फोटोग्राफ, वो लंबे समय तक खड़े हों, तो वो उनका इफेक्ट्स होगा। या जैसे कैजुअल लेबर हो गई, जो मकान बनाते हैं उनके लेबर हो गई, ऐसे एक्सपोजर जो होता है तो उनको ज्यादा रिस्क रहता है। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर रूप रॉय भी इस वक्त पे, रमेश रूप रॉय भी जुड़ चुके हैं, जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं जयपुर से। डॉक्टर राय, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। एक सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि शुरुआती सिम्टम्स क्या हो, मतलब एक तरह से कहें कि जो सबसे ज्यादा आहार व्यवहार को बड़ा ध्यान में रखा जाता है गर्मी में और लू में, हीट वेव्स की जब बात आती है, शुरुआती सिम्टम्स क्या पहचाने लोग? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि आपको लू के बारे में बताया गया, तो टेम्परेचर जब बढ़ता है, तो शरीर का तापमान जब बढ़ता है, तो अंदर शरीर में पानी की कमी होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ ही आप देखिएगा कि जो बड़ी आंत और छोटी आंत है, सभी जगह पर पानी की कमी होने के कारण वहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत कमी हो जाती है, और पसीने में सोडियम और पोटेशियम इतनी मात्रा में बाहर आ जाता है कि आदमी को सबसे पहले हाथ में क्रैम्प से आने शुरू हो जाते हैं। उनको सबसे पहले ये महसूस होता है कि वो बहुत थकने लगे हैं, और धीरे धीरे उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो कि पहली बार में हमें पहचाननी चाहिए कि जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, उस समय पर अगर आपको हाथ में या किसी वक्त में आपको कोई क्रैम्प्स महसूस होते हैं, या आपको अंदर से ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में थकान बढ़ती जा रही है,
उस समय हमें मानना चाहिए कि हमें तापमान का असर आने लगा है। जी जी, आप बने रहेगा। दोनों डॉक्टर हमारे साथ इस वक्त पर डॉक्टर सचदेवा भी मौजूद हैं और डॉक्टर भावना शर्मा भी हैं। डॉक्टर शर्मा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन भी होता है। सीधी गर्मी जब आती है तो आदमी चल रहा होता है या फिर कहीं भी हो तो सीधा कहें कि तापमान, जो पहली सूरज की किरणें उस सिर पर ही गिरती हैं। आप कैसे कॉग्निटिव चीज़ों को ध्यान में रखा जाए? क्या कोई डिस्टर्बेंस हो सकता है हीट वेव को लेकर, और क्या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, और कौन ज़्यादा संवेदनशील है हीट वेव्स में, दिमागी तौर पर या फिर न्यूरोलॉजिकल जो समस्याएं उनको लेकर, और कैसे बचें? देखिए, हीट का डायरेक्ट रिलेशन ब्रेन से होता है। हमारे ब्रेन में एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही वो ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। आप देखिए, जब ठंड होती है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना होता है तो शिवरिंग होती है, और जब गर्मी होती है तो उस टाइम स्वेटिंग ज्यादा होने लगती है। ये सारा जो कंट्रोल होता है वो ब्रेन से ही होता है, और उस अंग को हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। अब हम जाने कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या सिर्फ उसी से ही प्रभावित हो जाता कोई व्यक्ति? ऐसा नहीं है। जैसे कि डॉक्टर मधु ने बताया, इंडिविजुअल वेरिएशंस होते हैं। जो लोग रूटीन में धूप में नहीं घूमते और अगर सडनली उनको बहुत ही हाई टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है तो उनको हीट स्ट्रोक की संभावना ज्यादा होती है। और जो लोग एक्लिमेटाइज्ड होते हैं, जैसे लेबरर्स और ये लोग कुछ हद तक हीट को ज्यादा टॉलरेट कर लेते हैं इन कंपैरिजन टू दोस्त जो कि हीट में रूटीन में नहीं घूमते। अगर हीट का एक्सपोजर होता है तो न्यूरॉन्स का डैमेज भी होता है। अगर थोड़ा बहुत हीट का एक्सपोजर है तो व्यक्ति को घबराहट, डिजीनेस, कंफ्यूजन, उल्टी आने जैसा ये सब फीलिंग्स होती है। और अगर हीट का एक्सपोजर और भी ज्यादा हो तो ब्रेन के न्यूरॉन इस हीट इंजरी को सस्टेन नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में दौरे भी आ सकते हैं और व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। एपिलेप्सी के जो दौरे होते हैं वो ज्यादा आते हैं, और माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स भी एक्सेसिव हीट से प्रेसिपिटेट होती है। इसके अलावा एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो हीट के कारण उसके अंदर भी सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो आइए हम जाने कि ब्रेन को हीट कब प्रभावित करती है। ब्रेन को हीट तभी प्रभावित करती है जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर, इनर कोर टेम्परेचर 40 डिग्री या 104 से ज्यादा रिकॉर्ड हो जाता। हाइपोथैलेमस उस टेम्परेचर को नियंत्रित नहीं कर सकता, और उसका जो असर होता है बॉडी के सभी ऑर्गन्स, किडनी, लिवर, जैसे कि डॉक्टर रूपराय सर ने बताया कि उसका असर आंखों पे भी होता है, स्किन पे भी होता है, जैसे कि हम लोग सब यहाँ पे इसी बात पे चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। और उसी कारण ब्रेन के अंदर भी तरह तरह की बीमारियां होने का चांस ज्यादा रहता है। तो हम लोग क्या प्रिकॉशंस रखें जिससे कि हम हीट से जनित बीमारियों से बचें और हम अपने न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को भी मेंटेन रखें? तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट ऐसी दवाइयां जिनसे खून की नलकियां सिकुड़ती हैं, या कई बार एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस होती है, एंटी डिप्रेसेंट होती हैं, डाययूरेटिक्स होती हैं, उनका प्रयोग अपन को गर्मी में बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है। दोपहर को 12 से 3 के बीच अगर हो सके तो घर से बाहर ना निकले। इसके अलावा ढीले कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने। फ्रिक्वेंटली मुझे लगता है अपना वाटर इंटेक जो होता है वो 1.5 से 2 टाइम आप कर दीजिए। अगर आप गर्मियों में, सर्दियों में अगर आप 2 लीटर लेते हैं तो आपको अराउंड 3.5 लीटर के आसपास वाटर इंटेक होना चाहिए। इसके अलावा आप सर्दी में निकले, गर्मी में निकले तो सनग्लास का प्रयोग करें। इस प्रकार कुछ प्रिकॉशंस रखने से आप इन बीमारियों से कुछ हद तक बच सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगले राउंड में भी आएंगे, आपसे कुछ और डिटेल्स में जानेंगे। डॉक्टर सौम्या, मैं आपका रुख करूंगा। फाइनली सबसे पहले जो कॉन्टैक्ट में से डॉक्टर शर्मा से मैं बात कर रहा था, सबसे पहला कॉन्टैक्ट होता है सनलाइट से या हीट वेव से स्किन। बड़ी समस्या इन दिनों उभर कर आती हैं, चाहे वो जैसे अभी डॉक्टर रूपरॉय ने सजेस्ट किया, फिर क्रैम्प्स की लेकर के बात हो, रैशेस की बात हो। सबसे पहला जो सिम्टम है वो कहीं ना कहीं स्किन पर भी आना शुरू होता है, इंटरनली समस्याओं के साथ साथ में। कैसे स्किन को इस वक्त पे संभाल कर रखने की ज़रूरत है आपके हिसाब से, और क्या सिम्टम्स हों स्किन पर ताकि समझे आदमी कि भाई मुझे लू लग गई है या लग सकती है, या फिर मुझे फ़ौरन डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है?
जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखो हमारी जो स्किन होती है ना, हमारी लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तो स्किन में जो सिम्टम्स आते हैं वो सबसे पहले दिखते हैं और वो आएंगे ही आएंगे। तो जो स्किन में जो आपको मिलते हैं वो हीट रैशेज होते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में मलेरिया कहते हैं। तो वो छोटे छोटे दाने होते हैं, छोटे छोटे बम्प्स होते हैं जो स्किन में बन सकते हैं। इसके अलावा धूप के कारण सनबर्न हो सकता है, टैनिंग हो सकती है, जिनको मुहासों की प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्जिमाज, डर्माटाइटिस वो सारे हो सकते हैं, फ्लेयर हो सकते हैं। कुछ लोगों को हीट के कारण भी डिफरेंट डिफरेंट डर्माटाइटिस हो सकती है। जिनको पहले से कोई इन्फेक्शन है वो भी फ्लेयर हो सकती है, नई इन्फेक्शंस भी हो सकती है गर्मी और स्वेटिंग और फ्रिक्शन के कारण। तो ये सारी स्किन की प्रॉब्लम्स हमें गर्मी में मिलती है। जो मोस्ट कॉमन होती है वो प्रिकली हीट होती है, जिसे कॉमन टर्म्स में प्रिकली हीट कहते हैं, हीट रैश होता है। बट इसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें मैंने मेंशन की है वो भी होती हैं। अब क्या हम एहतियात रखें? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि घर से बाहर निकलने से पहले आपको सनस्क्रीन का ज़रूर इस्तेमाल करना है। उसका रीज़न ये है कि जो यूवी रेडिएशन है वो बहुत डायरेक्ट होती है, लंबा धूप का एक्सपोजर होता है। तो सनस्क्रीन आप अच्छे से अपने फुल फेस पे लगाइए, और जो एरियाज कवर्ड नहीं है उन पे भी लगाइए, जैसे कि नाक, कान के पीछे, हाथ वगैरह, और उसे 2-3 घंटे में रीअप्लाई कीजिए, अच्छे क्वांटिटी में लगाइए। दूसरा, दिन में 2 बार नहाइए हो सके तो। जिनको ज़्यादा स्वेटिंग होती है उनको तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि 2 बार नहाइए। और अपने आप को जो है ड्राई रखिए, हाइड्रेटेड रखिए, जो बाकी डॉक्टर्स ने भी मेंशन करा है कि 2 से 3 लीटर पानी डेली प्रयोग करें। और जिनको हीट रैशेज होती हैं तो वो उसमें आइस लगा सकते हैं, उससे सूदिंग होती है। और दूसरे सूदिंग मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी बहुत हेल्प होती है। इसके अलावा सन ग्लासेस भी हेल्पफुल रहते हैं, डेफिनेटली आपकी आइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें एहतियात रखने से आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है। और डेफिनेटली ये तो है ही कि आप जितना हो सके कम बाहर निकलिए इस टेम्परेचर में। जो 10 बजे से लेकर 4 बजे का टाइम है, जितना हो सके इंडोर्स रहें। और अगर कभी आपको ऐसा फील होता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे कोई हीट स्ट्रोक वाले सिम्टम्स जो डिस्कस हुए हैं वो किसी को भी फील होता है, हो रहा है, इमीडिएटली आप इंडोर्स जाइए, ठंडे पानी से कूल स्पॉन्जिंग करिए। तो ये चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबको ध्यान में रखनी है इस वक्त। ठीक है, ऐसे कोई जिस तरह से आपने कहा कि इंडोर्स रहें, ऐसा कोई एटमॉस्फेयर आप उसको सजेस्ट करना चाहें कि जो ज़्यादा सेंसिटिव है स्किन के लिए, लोग ऑलरेडी किसी को किसी तरह की समस्याएं हैं स्किन को लेकर के, उनको ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है? वो तो है ही डेफिनेटली। बहुत सारी स्किन की इश्यूज होती है जो इस समय फ्लेयर हो जाती है। एक तो जो नई प्रॉब्लम्स होती है, बट जिनको ऑलरेडी स्किन इश्यूज है, जिनकी ऑलरेडी सेंसिटिव स्किन है, तो मैं डेली देखती हूँ बहुत सारे लोगों को स्किन की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। जिनको रोजेशिया होता है, जिनको एक्ने होता है, जिनको एक्जिमाज होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है देखने में आती है कि हीट से बढ़ जाती है। रोजेशिया जो है, रोजेशिया के पेशेंट्स तो कॉमनली हम देखते हैं कि उनको इस टाइम पे फ्लेयर होता है। तो इन चीज़ों को, जिनको पता है कि उनको स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको ऑब्वियसली अपने आप को बचा के रखना है हीट से। तो जितना हो सके अंदर रहें, जो है आप जो है एसी में रहिए, और ह्यूमिडिफायर्स का प्रयोग करें, वो भी अच्छा रहता है। और हाइड्रेटेड रखें अपने आप को, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हालांकि काफ़ी हम ज़रूर, ये आदर्श स्थिति है, लेकिन आदर्श का जो पालन जीवन में हो नहीं पाता। काफ़ी लोगों को वाकई जो इस दौरान भी बाहर रहना पड़ता है, जो अपना कामकाज करने के लिए, उनको लेकर भी क्या सावधानी हो सकती है वो भी मैं आपसे बात करूंगा। प्रोफेसर मधु, आपके पास एक बार फिर से रुक करना चाहूँगा, क्योंकि आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। शरीर का संबंध हार्मोन से काफ़ी सीधे तौर पर होता है, और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, खासतौर पर जो मरीज़ इन दिनों देश में या दुनिया में बढ़े हैं, बीपी, शुगर और हार्ट को लेकर के, आपको क्या लगता है इस ग्रुप को, इस कोर ग्रुप का, इस सेंसिटिव ग्रुप को क्या खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है हीट वेव से जुड़े समस्याओं में? और वो कैसे फ़र्क करें कि भाई स्ट्रोक लग गया है, एग्जॉशन हो गया है, कैसे उनको बचाव करने की ज़रूरत है? हाँ जी, ये जैसे मैंने पहले भी कहा, हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन का रिस्क डायबिटिक पेशेंट हो या हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का मरीज हो, उसमें ज्यादा होता है, खासकर अगर वो मोटा हो। और ज्यादातर ये बीमारियां बुजुर्ग लोगों में ज्यादा पाई जाती हैं, तो वो वैसे ही रिस्क पे हैं। तो अगर देखें तो ये हाई रिस्क ग्रुप बनता है, तो इनको जो भी सावधानियां सबको बरतनी है, वो इनको और भी ज्यादा अलर्ट होके और भी ध्यान रखना है जब भी वो हीट में निकलें। जैसे उन्होंने बताया कि बार बार पानी पिएं, और शेड में बीच बीच में जाएं, लंबे तौर पर अब गर्मी में धूप में, डायरेक्ट धूप में ना रहें। ये सब तो है ही अपनी जगह। बट दूसरी बात, जहां तक शुगर का डायरेक्ट इफेक्ट क्या हो सकता है, जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि शरीर में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्ट की कमी हो जाती है। जब फ्लूइड की कमी हो जाती है तो ब्लड शुगर भी साथ साथ कंसंट्रेशन उसका बढ़ जाता है, और जिस मरीज का शुगर 250 या कुछ हो रहा होगा या 200 हो रहा होगा, वो अचानक 250, 300 और उसका पार भी हो सकता है। और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसके और इफेक्ट्स शरीर पे, एक्यूट इफेक्ट्स जिसको हम कहते हैं, वो हो सकते हैं। और कभी कभी अगर आपने टाइमली पानी नहीं पिया तो ये
क्राइसिस जिसको हम कहते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक क्राइसिस भी कहते हैं, मतलब इतना ज्यादा शुगर बढ़ जाता है कि सिर्फ शुगर के बढ़ने के कारण ही आपको एडमिट होना पड़ेगा। हीट के इफेक्ट तो है ही अपनी जगह, साथ में शुगर भी इतना बढ़ जाएगा तो उसके अलग तरीके से उसकी क्राइसिस डेवलप हो जाती है, जिसके लिए आपको एडमिट होना ही पड़ेगा। तो आप इसलिए सावधानी ये रखिए डायबिटीज के मरीजों का खासकर, कि आप, वो सबसे पहली बात तो वही है कि अब जरूरत होने पे ही आप धूप पे निकलिए। जो अवॉइड नहीं कर सकते हैं वो बार बार पानी पिएं, फ्लूइड पिएं, और शेड में बीच बीच में जाएं। डायरेक्ट धूप में हाई टेम्परेचर के उसमें लंबे समय तक ना रहें, अपने आप को फिट रखें, और शुगर बार बार समर में और इस हीट वेव कंडीशन में ज्यादा मॉनिटर करें और देखें कि कहीं शुगर लेवल्स बढ़ तो नहीं रहे। ये तो हो गया डायबिटीज के रिलेशन में। जहां तक हाइपरटेंशन का है, उसमें जरा रिलेशनशिप इन जनरल अगर देखा जाए तो समर्स ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि विंटर्स में बीपी इन जनरल थोड़ा ज्यादा मिलता है और उसी मरीज में समर्स में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम मिलता है, वो तो जनरल बात है। लेकिन ऐसे हीट वेव कंडीशंस में उल्टा असर होता है। जो भी बीपी चल रहा हो, अगर ऐसे हीट वेव कंडीशन एक्सट्रीम हीट हो, तब तो बिकॉज ऑफ कई सारे मैकेनिज्म है जिसके वजह से ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ भी सकता है, और अचानक बढ़ने से हमें रोकना है तो वो सेम प्रिकॉशंस लेनी है जो औरों को लेनी है, लेकिन आपको ज्यादा अलर्ट रहना है। और आपको जैसे सिम्टम्स हो हीट वेव या हीट एग्जॉशन की, तो आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है डॉक्टर को, या खुद पानी लेके, पहले तो आप शेड में चले जाएं, इंडोर चले जाएं, या आप पानी पी लें। उसके बाद भी नहीं ठीक हो रहे तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें। और इन दोनों वजह से हार्ट पे तो असर पड़ता ही पड़ता है, चाहे डायबिटीज को हो या हाइपरटेंशन हो। अगर बीपी बढ़ जाए या शुगर कंट्रोल में हो जाए और हार्ट की बीमारी पहले से हो तो और भी रिस्क है, और पहले से ना भी हो तो हार्ट पे लोड तो पड़ता ही है। तो इसलिए ये देखा गया, जो हम जनरल एडवाइस भी देते हैं, चाहे डायबिटिक पेशेंट हो, चाहे हाइपरटेंसिव हो, चाहे हार्ट का पेशेंट हो, आपको वॉक करनी चाहिए। तो हीट वेव कंडीशंस में ये अप्लाई नहीं करता। जब इतना ज्यादा गर्मी हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने वॉक करें, इंडोर भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जब हीट थोड़े कम हो जाए तब आप अपना वॉकिंग दोबारा से चालू कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने कहा कि हीट वेव से ज़्यादा बड़ी समस्या है कि आप कोमॉर्बिड है, तो आपको ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ताकि आप जो है आपको उस तरह की नौबत नहीं आए कि जान पर ही बनाए। डॉक्टर रॉय, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से सबने एक कॉमन बात है कि हाइड्रेट रखें, ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं करें बॉडी को, लेकिन कहीं ना कहीं कैलोरी डेफिसिट की भी बात आ जाती है जब गर्मियों में बात होती है कि जिन एक वर्क को, चाहे वो युवा हो या जिम गोअर्स हैं या फिर जो हार्ड वर्क करते हैं, शारीरिक गतिविधियां करते हैं, उनको कैलोरीज भी चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर बात करें फिर प्रोटीन डाइट पर भी आ जाती है, लेकिन कहा जाता है कि हल्का खाएं, ज़्यादा पानी पिएं। क्या एक बैलेंस डाइट हो सकती है? मान लीजिए अगर कोई युवा अगर इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो चाहेंगे कि मैं जिम जाता हूँ, मुझे प्रोटीन लेना है, लेकिन अब कहा जाता है कि भाई कम खाइए, हल्का खाइए, प्रोटीन फूड ना खाएं, तो कैलोरीज पूरी ना हो तो कमजोरी भी हो जाती है इस मौसम में। कैसे एक संतुलन साधा जा सकता है खाने को लेकर? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न बताया है, और मैं चाहता हूं कि हमारे सारे जानकार जिन्हें डायबिटीज नहीं है, यंग लोग हैं, उन्हें कम से कम भी हमें वैसे कहा जाता है कि चीनी बहुत ही नुकसानदायक चीज है, लेकिन अभी इस समय पर कैलोरीज, जो इंस्टेंट कैलोरीज मिल सकती हैं, वो ग्लूकोज या चीनी से ही मिल सकती हैं। और सबसे अच्छा उपाय यही है कि चीनी नमक का पानी बनाकर, अगर संभव हो, आपको नींबू से कोई एसिडिटी नहीं है तो आप नींबू का पानी पिएं। अभी कैरी बहुत अच्छी आ रही है, तो कैरी का पानी बनाकर रखें, और घर से बाहर निकलने से पहले 2 गिलास पानी और 1 कैरी का पानी जरूर पिए, ताकि आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की बिल्कुल कमी नहीं आए। इसके साथ साथ जो आपने कहा कि कैलोरीज, प्रोटीन कैसे पहुंचे, अंकुरित चना, मूंग और मोठ, ये 3 चीजें आप बदल बदल कर, हल्की सी छौंक लगाकर, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो नमक डालकर, नींबू डालकर उसे रोज सुबह सेवन करें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इससे विटामिन ई भी मिलता है, विटामिन ए भी मिलता है, और हाई प्रोटीन कंटेंट भी मिलता है। इसके साथ साथ जो भाड़का चना होता है, उसे भी, जिसे हम सत्तू कहते हैं, और वो सत्तू आप बना के अपने साथ हमेशा रखें, और उसको ही पानी में घोल कर, छाछ में घोल करके, जौ का सत्तू, मिश्री और जौ जो है, उसका अगर आप सम्मिश्रण बना के रखें, और जहां भी बैठे आप, जहां भी पानी पिए, उसमें आपको उसको जौ और सत्तू घोल के पिए, या चने का सत्तू घोल के पिए। इससे अच्छा कोई और उपाय नहीं हो सकता। ठीक है। राजमा एक अच्छी चीज होगी, बिल्कुल। और सफेद मक्खन जो है वो भी बड़ा उपयोगी रहता है, तो उसे भी उपयोग करना चाहिए, कर सकते हैं। डॉक्टर भावना शर्मा, समय बहुत कम है, जाते हैं संक्षिप्त में जानना चाहूंगा थोड़ा सा कॉग्निटिव बिहेवियर को लेकर काफ़ी लोगों को थेरेपीज भी चल रही होती हैं, कहीं एंग्जाइटी इश्यूज की भी समस्याएं होती हैं, और काफ़ी ब्रेन से जुड़े हुए या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, वो क्या खास ख्याल रखें संक्षिप्त में?
जी बिल्कुल। हीट की अधिकता से अगर आप न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करें तो लकवे के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसमें भी एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा एपिलेप्सी जो होती है, दौरे हो सकते हैं। एक प्रॉब्लम होती है जो कि महिलाओं में होती है और वो भी डिहाइड्रेशन से होती है, खास करके प्रेग्नेंट महिलाओं में सीवीटी, उसके चांस भी हीट से ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट होती है। इसके अलावा बेहोशी, कोमा तक भी हो सकता है, दौरे हो सकते हैं, सिंपल चक्कर या मल्टीपल स्क्लेरोसिस। दूसरे एंड पे अगर मैं बात करूं साइकोलॉजिकल बीमारियों की, तो एंजाइटी, डिप्रेशन आदि के भी इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं और देखा जाता है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर में सुसाइड का भी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जरूरी है कि आपके परिवार में ऐसा कोई भी प्रोन व्यक्ति हो तो उसका आप साइकोलॉजिकली भी ध्यान रखें, अदर देन द रूटीन प्रिकॉशंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए। बिल्कुल बिल्कुल। सौम्या जी, जाते जाते स्किन से रिलेटेड आप क्या आखिर में सुझाव देना चाहेंगी? इंडोर्स रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, लेकिन जो लोग आउटडोर्स रहते हैं, जिनकी मजबूरी, जैसे पुलिसकर्मी और बाकी ठेले खोमचे चलाने वाले लोग, क्या एहतियात उनको भी बरतने की जरूरत है? यही है कि दिन में 2 बार नहाइए, जितना हो सके अपने आप को ड्राई रखिए, सनस्क्रीन 2-2 घंटे में इस्तेमाल करिए। अगर आपको कोई रैशेज होते हैं तो मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करिए। नहाने के बाद हल्की गीली चमड़ी में थिन लाइट वेट मॉइस्चराइज़र आप लगाइए। कैलामाइन बेस्ड मॉइस्चराइज़र और ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और जब आप घर वापस आए एक बार नहा लीजिए फिर से। ज़्यादा किसी को रैशेज हो तो इमीडिएट आइस एप्लीकेशन से भी सूदिंग होती है, तो ये आप कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सौम्या, आपने तमाम जानकारी दी। डॉक्टर मधु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रूपरॉय जी, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शर्मा, भावना शर्मा, आपने भी न्यूरोलॉजिकल बातों पर अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों डॉक्टर्स का। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।